आज का जो टॉपिक है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को समझना है। जो भारत का राष्ट्रपति का प्रोविजंस है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक शामिल है और इसमें संघ की कार्यपालिका का गठन से संबंधित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, ये सब 52 से 78 तक के बीच में आते हैं। राष्ट्रपति की जो भूमिका है भारत में, भारतीय राज्य का वो प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपने इलेक्टोरल कॉलेज से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, यानी कि इसका जो निर्वाचक मंडल है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है राष्ट्रपति। तो इसके निर्वाचित मंडल में जो सदस्य हैं वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो बाहर हैं, यानी कि जो निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं, वो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों हैं। इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग नहीं लेते और जिन विधानसभा के सदस्य जो जहां पर विधानसभा भंग हो गया है उन्हें भी वोट देने की अधिकार नहीं होती है, यानी भंग विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है मुद्दा वो वैल्यू ऑफ वोट कैलकुलेशंस। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट्स का वैल्यू क्या है। तो संविधान यह प्रयास करता है कि राज्य और केंद्र के बीच में वोटों का जो वेट है, यानी जो मूल्य है, उन दोनों में समता रहे, यानी राज्य और केंद्र दोनों के वोट जो मूल्य हैं वो उनमें समता रहे। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए जो होता है, यानी एक एमएलए के वोट का क्या कीमत है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से भाग दे देते हैं। उस विधानसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, टोटल जनसंख्या से भाग देकर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से और इसके माध्यम से एमएलए का वोट मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एमपी का जो वोट मूल्य होता है वह सभी स्टेट्स के एमएलए के वोट मूल्यों को पहले हम लोग जोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। इस प्रकार से जो सभी राज्यों के विधायक लोग, निर्वाचित विधायक लोगों का जो वोट का कीमत है वह केंद्र में संसद के सभी एमपी के वोट की कीमत के बराबर हो जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र और राज्यों को बराबर अधिकार दिया गया। जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज में चुनाव की पद्धति है वह इनडायरेक्ट होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के मेथड से होता है, यानी निर्वाचन पद्धति जो है राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में एसटीवी बोलते हैं, हिंदी में एकल संक्रमणीय मतदान इसको बोलते हैं, और गुप्त मतदान के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
यानी कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत से तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको वरीयता क्रम में वोट देते हैं, 1 2 3 उनके नाम के सामने लिखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है। निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए भी एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 1+1, यानी कि कोटा प्राप्त करने के लिए टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाय 2+1, क्योंकि राष्ट्रपति एक ही निर्वाचित होता है इसलिए कैंडिडेट एक और जोड़ लेते हैं उसमें। इस प्रकार से टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाय 2, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, फिर +1 कर देते हैं, जिससे कि इलेक्टोरल कोटा प्राप्त करना पड़ता है। इलेक्टोरल कोटा जो है वह बिना प्राप्त किए हुए कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता। अगर प्रथम वरीयता के अंदर वो कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। अदरवाइज जो तीसरा व्यक्ति रहता है उसको हटा के उसके वोट्स को अगले चरण वाले दोनों कैंडिडेट्स को देकर उसका वरीयता क्रम कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरह से बिना इलेक्टोरल कोटा नहीं प्राप्त कर सकता वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और ये आगे प्रोसेस के रूप में चलता रहता है। कोटा प्राप्त करना जरूरी है। तो जैसा कि अभी हम लोग बात किए, एकल संक्रमणीय पद्धति में निर्वाचक अपनी वरीयताएं दर्ज करता है। जैसे 1 2 4 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4 इस तरह से दर्ज करेगा। यदि पहली गिनती में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो सबसे कम प्रथम वरीयता मत पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसका मत अगली वरीयता के अनुसार तब तक स्थानांतरित किए जाते हैं जब तक कि कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त न कर ले। निर्वाचन का जो विवाद है, इलेक्शन से डिस्प्यूट, जो भी राष्ट्रपति का इशू है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं। उसका निर्णय अंतिम होता है। निर्वाचन मंडल में रिक्तियों के कारण चुनाव अमान्य नहीं होता। चुनाव शून्य घोषित होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य मान्य रहते हैं। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो कोई भी राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किए जाते हैं उसको मान्यता होती है, भले ही राष्ट्रपति हट जाए। अब क्वेश्चन ये है कि वाई इंडियन इलेक्शंस फिट द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, यानी क्या कारण है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा किया जाता है। चूँकि हम लोग के देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है, प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालक होता है। अतः प्रत्यक्ष चुनाव बहुत खर्चीला हो जाएगा एक राष्ट्रपति को चुनने के लिए, इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराई जाती है जो कम खर्चीला और व्यवहारिक भी है, और यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति संघ और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए और सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। अगर लाभ का पद पर पहले से हो तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही लाभ का पद उसे त्याग कर देना चाहिए। नामांकन और शपथ के लिए क्या कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं, यानी कि 50 प्रपोजर्स होना चाहिए और 50 सेकेंडर्स होना चाहिए। प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50, और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में 15,000 रुपये भी उन्हें जमा करना पड़ता है। यदि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न हो तो राशि फोर्टिफाइड कर लिया जाता है, यानी कि जब्त कर लिया जाता है। तो फोरफाइटेड हो जाता है, वो राशि जब्त हो जाता है
और उनको पैसा वापस नहीं मिलता। अगर वो 1/6 मत पा लेते हैं कुल मेद मत का तो उनका पैसा वापस मिल जाता है। राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक अपने पद का निर्वहन करने, संविधान और कानून का परिरक्षण करने, रक्षण करने तथा जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट स्वीयर्स यानी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किस चीज़ का, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, अपने पद का विश्वासपूर्ण निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए। तो अपने पद का वो निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए शपथ लेते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान और कानून का संरक्षण, परिरक्षण, प्रिजर्व का मतलब परिरक्षण, प्रोटेक्ट संरक्षण और डिफेंड रक्षण करने की शपथ लेते हैं। इसके साथ वो टू डिवोट हिम या हर सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों के सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के नाम हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद 52 और 57 दो बार इलेक्शन के थ्रू 5-5 बरस के लिए वो राष्ट्रपति बने। इस प्रकार से हम लोग 50 से लेकर देख रहे हैं कि 1962 तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। फिर 62 से लेकर 67 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। 67 से 69 तक 62 से 67 तक कौन रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। 67 से 69 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी तरह से 69 से लेकर 74 तक बीबी गिरी रहे। इसी तरह से 74 में फ़खरुद्दीन अली अहमद बने। और इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी बिना विरोध के वो बन गए। 82 में ज्ञानी जैल सिंह आए। 1987 में आर वेंकटरमन। इसी तरह से 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1997 में के आर नारायणन। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 2007 में प्रतिभा देवी पाटिल जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। प्रणब मुखर्जी हुए, रामनाथ कोविंद हुए और इस समय वर्तमान में 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये सब हम लोग रिजल्ट देख पाए। अब नेक्स्ट हम लोग का है प्रेसिडेंट के जो टर्म हैं, इम्पीचमेंट, वैकेंसी एंड पावर से रिलेटेड। तो जो राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं उसमें पहला जो शर्त है, मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट द सीट इज़ वैकेटेड। यानी कि किसी भी राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के लिए एमपी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं तो उनका जो, मान लीजिए कि वो कोई एमपी और एमएलए हों तो उनका सीट अपने आप ही वैकेट मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। उनको किसी भी प्रकार का लाभ के पद पर नहीं रहना है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ऑफिस ऑफ रेजिडेंस, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो संसद के द्वारा उनको एक निश्चित वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म। उनके पदावधि के दौरान वेतन और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है। जो टर्म ऑफ ऑफिस है उनका 56 में वो 5 साल तक का है। कैन रिजाइन बाय द राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट्स, यानी वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में देकर दे सकते हैं, या वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, यानी उत्तराधिकारी नहीं आता है। राष्ट्रपति का जो री इलेक्शन का 57 में बात किया गया है, तो भारत का राष्ट्रपति कितना बार भी पुनर्निर्वाचित री इलेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पर कोई टर्म फिक्स नहीं किया गया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जहाँ तक की बात है, महाभियोग लगाने का, तो आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है। ग्राउंड इसका वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है तभी ऐसा हो सकता है। चार्जेज कैन बी इनिशिएटेड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों
हाउस के द्वारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि एटलीस्ट 14 दिन पहले 1/4 सदस्य उस सदन का साइन कर कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट हाउस को क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन को 2/3 से पास करना पड़ेगा ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स, यानी कि अपने टोटल मेंबर्स के द्वारा जितने भी उस सदन के मेंबर्स हैं उसमें 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के हटाने का रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। सेकेंड हाउस में जैसे ही ये मुद्दा जाएगा वहाँ पर प्रेसिडेंट अपना स्वयं के द्वारा या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने आप को डिफेंड करेंगे, यानी कि उनको अपना एविडेंस देने की जगह है अपना, यानी वो अपना डिफेंड कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इफ़ द सेकेंड हाउस ऑल्सो पासेज द रिजोल्यूशंस, अगर दूसरा हाउस भी प्रस्ताव पारित कर देता है 2/3 मेजोरिटी से, तो राष्ट्रपति को अपने पद से पदत्याग करना पड़ता है। तो ये महाभियोग की प्रोसीजर्स है। अब तक जो भारतीय इतिहास में नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्पीच सो फार, अब तक कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस का जहाँ तक बात है तो 5 साल इनका पदावधि है। 5 साल के एक्सपायरी पर राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त वो बीच में रिजाइनेशन दे के भी हट सकते हैं, या महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है, या उनकी मृत्यु से उनका पद रिक्त हो सकता है, या किसी अन्य कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाए, या इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी अवैध घोषित कर दिया जाए, तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान पाए। अब जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो उनकी शक्ति है, इस पर बात हम लोग करते हैं। एक चीज़ और है कि पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति या सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है संघ की, यानी कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालक शक्ति है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों, महान्यायवादी, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह से जो विधायी शक्ति है, जैसे संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारे काम जो हैं ये अपना राष्ट्रपति का ये विधायी शक्ति है। लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना, ये विधायी शक्तियाँ हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति के पास है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही स्टार्ट किए जा सकते हैं। केंद्रीय बजट प्रस्तुत राष्ट्रपति करवाते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखते हैं, तो कंटिजेंसी फंड पर नियंत्रण रखा जाता है। न्यायिक शक्तियों में हम लोग अगर देखें तो सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। ये अनुच्छेद 72 के तहत उनके पास जो 5 पार्डनिंग पावर है, जैसे कि पार्डन, कम्यूटेशंस, रिमिशंस, रिप्राइव, रेस्पाइट, तो ये सारे उनके पास क्षमादान की शक्ति है। ये सब हम लोग देख लिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर से परिचित हो गए कि उनके पास बहुत सारा जितने भी राजदूत होते हैं, यानी एम्बेसडर होते हैं या हाई कमिश्नर होते हैं, कॉमनवेल्थ के जितने भी देश होते हैं वहाँ पर हाई कमिश्नर कहलाते हैं, जबकि अन्य देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग संबंध स्थापित करने के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनको एम्बेसडर या हाई कमिश्नर कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ वाले कंट्री ही हाई कमिश्नर कहलाते हैं, बाकी सभी एम्बेसडर होते हैं।
एम्बेसी में। तो ये सब उन्हीं का काम है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम लोग देखें कि बहुत सारे ऑफिशियल्स को वो नियुक्त करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में काफ़ी कुछ हम लोग को ये समझ में आ गया। अभी देखेंगे कि एक चीज़ और आपको किया गया कि एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन लोकसभा में होता था उसको 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब एंग्लो इंडियन जो 2 लोकसभा में हम लोग नामित करते थे अब नहीं हो पाएगा। तो ये विधायी शक्तियाँ से संबंधित बातें थीं। एमपी का डिस्क्वालिफिकेशंस जो करना है वो राष्ट्रपति करते हैं ऑन द इलेक्शन कमीशन एडवाइस पर। और इसी तरह से प्रीरियर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फॉर मनी बिल के लिए पूर्व आपको संस्तुति कराना पड़ेगा। बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, जो भी संचित निधि पर से व्यय होने वाले बिल हैं वो सब इन्हीं से जाएगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल्स वगैरह, ऑर्डिनरी बिल पर वो एसेंट देते हैं या उसको विथहोल्ड कर लेते हैं, सहमति को रोक देते हैं। और ख़ासकर वो सहमति उन्हीं पर रोकते हैं जो प्राइवेट बिल्स होते हैं। तो ये सब हम लोग देखें। रिटर्न फॉर द रिकन्सिडरेशंस, 2 चीज़ के लिए वो रिकन्सिडरेशंस बिल्स नहीं करते हैं, एक मनी बिल और एक संविधान संशोधन बिल। 24वां संविधान संशोधन 1971 के पहले राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन बिल को भी रिकन्सिडरेशन का पावर था, लेकिन 1971 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उस पर राष्ट्रपति रिकन्सिडरेशंस के लिए नहीं कर सकते। यानी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसको रिकन्सिडर के लिए राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते। 123 के द्वारा वो अध्यादेश जाते हैं। अध्यादेश के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा। पार्लियामेंट सेशन का चलने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। अगर सेशन ये नहीं चल रहे हैं तो अध्यादेश लाए जा सकते हैं। अध्यादेश का वही भूमिका होता है जो कानून का होता है। एक अध्यादेश 6 महीना तक चलेगा पारित हो जाने पर, और जैसे ही अगला लोकसभा का बैठक होगा उसमें इसको पास होना पड़ता है। अगर पास नहीं हुआ तो 6 सप्ताह के अंदर तो अध्यादेश समाप्त माना जाता है। तो चलिए, ये सब फाइनेंशियल पावर्स हम लोगों को पता चल गया कि बजट इनके नाम से आता है, मनी बिल बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से नहीं आता है। जुडिशियल पावर्स में हम लोग देख लिए। आर्टिकल 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं राष्ट्रपति। पार्डनिंग पावर में आपको पता चल गया कि 5 प्रकार के पार्डनिंग पावर है। पार्डन में पूरी तरह से क्षमा कर देना। कम्यूटेशन में क्या होता है कि किसी भी सज़ा को छोटा कर देना किसी भी हद तक। रिमिशन का मतलब है कि पनिशमेंट का नेचर तो नहीं बदलेगा लेकिन सज़ा को छोटा कर दिया जाएगा। रेस्पाइट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसके सज़ा को हम लोग विराम लगा देते हैं उस पर कुछ समय के लिए। और रिप्राइव का मतलब है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का सज़ा मिल गया है तो अपने मृत्युदंड को रोकने के लिए याचिका दायर कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है तो मना कर देगा। राष्ट्रपति के पास भी रिप्राइव की पावर लिमिटेड है, उसके लिए मंत्रिपरिषद का डिसीजन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पार्डनिंग पावर्स से रिलेटेड है। कोर्ट मार्शल केस में राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। तो जितने भी इनके पास जो ये पावर है राष्ट्रपति के, जितना भी अंडर यूनियन लॉ के तहत अपराध होते हैं उन पर राष्ट्रपति के पास होता है। और डेथ सेंटेंस पर केवल और केवल ये पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति के पास ये सब होती हैं। राष्ट्रपति असेंबली को समन करते हैं। समन का मतलब है बुलाना, डिसॉल्व का मतलब है भंग करना। ये सब इनके पास पावर है।
ये सारी चीज़ें हम लोग देख लें। डिप्लोमेटिक पावर्स का पहले ही आपको हाई कमिश्नर इसके लिए बता दिए, एम्बेसडर का कॉन्सेप्ट। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो मिलिट्री पावर्स में देखेंगे राष्ट्रपति आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होते हैं। चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिक्लेयर करते हैं। कैन डिक्लेयर वार एंड पीस, तो ये सब उनके पास पावर हैं। राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है। नेशनल प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर 352 प्रेसिडेंट रूल्स, 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360। वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 के द्वारा। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट में गिव एसेंट और विथ होल्ड एसेंट, यानी सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं। रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन, ये सब हम लोग ध्यान दे चुके। वीटो का जो क्षमता है वो 4 प्रकार का है, जिसमें से एब्सोल्यूट वीटो है, निरपेक्ष वीटो जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें प्रेसिडेंट विथ होल्ड द एसेंट परमानेंटली, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से सहमति को रोक देते हैं और इस तरह से बिल डज नॉट बिकम द लॉ, कानून नहीं बन सकता है। मेनली ऐसा प्राइवेट बिल्स के लिए किया जाता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट किसी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिए हों और यदि पार्लियामेंट फिर से इसको पास कर दिए हो विथ या विदाउट अमेंडमेंट, तो इस बार प्रेसिडेंट मस्ट असेंट, यानी राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी ही देनी है। मनी बिल पर वो सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या हमने आपको अभी बताया था कि 1971 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर भी ऐसा नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट टेक्स नो एक्शन, तो राष्ट्रपति के पास कोई यहाँ टाइम बाउंड हमारे संविधान में नहीं है कि कब तक उनको डिसीजन लेना है। तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, ये पड़े रहने देते हैं, उस पर न कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, तो न इधर साइन माना जाता है न रिजेक्ट माना जाता है। इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इस तरह से बिल क्या होता है ना, पेंडिंग इंडेफिनेटली टाइम के लिए रहता है। यानी जैल सिंह ने इसका यूज किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए 1986, और इस तरह से वो वीटो हो गया। क्वालिफाइड वीटो, जिसको विशेषित वीटो कहते हैं, ये इंडिया में नहीं है, यूएसए में है, जहाँ स्पेशल मेजोरिटी कैन ओवरराइड द प्रेसिडेंट्स, यानी वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन भारत में इस तरह का विशेषित वीटो का बात नहीं है। तो हमारे देश में 3 ही प्रकार का वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान दिए। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत सहमति अनिवार्य है। अब ये पता चल गया कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही देनी है। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट है नो वीटो ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो गई। प्रेसिडेंट वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन आर्टिकल 200, तो स्टेट लेजिस्लेशन पर भी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। व्हेन स्टेट बिल इज सेंट टू द गवर्नर, राज्यपाल के पास जब भेजा जाता है, गवर्नर में गिव एसेंट, सहमति दे सकता है गवर्नर, इसको विथहोल्ड कर सकता है। रिटर्न बिल मनी एक्सेप्ट मनी बिल के अतिरिक्त सबको लौटा सकता है। रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित कर सकता है। इफ रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट में गिव एसेंट, राष्ट्रपति सहमति दे सकते हैं, उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट रिकन्सिडरेशंस के लिए भी भेज सकते हैं, और कीप इट पेंडिंग, पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देख पाए। तो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 एंड 201 में क्या क्या है। सेंट्रल लेजिस्लेशंस, केंद्रीय कानून के लिए ऑर्डिनरी बिल पर वो सहमति दे सकते हैं, असहमति के द्वारा निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर उसको रोक भी सकते हैं, और रिकन्सिडरेशन के लिए ऑर्डिनरी बिल में भेज सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या क्या कर सकते हैं,
तो मनी बिल पर उनको सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं करना है, सहमति देना ही देना है, और न ही उनको विथहोल्ड कर सकते हैं, मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट रिटर्न फॉर द रिकन्सिडरेशंस। तो यानी मनी बिल पर राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो कंट्रोल नहीं है, उन पर उनको सहमति देना ही देना है, और सहमति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के सहमति से ये बिल आया है, और पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी अब उनको केवल और केवल एक ही काम है, सहमति देना। अब उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 1971 के पहले अवसर था। अब संविधान संशोधन बिल पर वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से स्टेट के द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ऑर्डिनरी बिल में वो अपना एसेंट दे सकते हैं, एसेंट को रोक भी सकते हैं, और कैन रिटर्न लौटा भी सकते हैं इफ़ नॉट अ मनी बिल, मनी बिल नहीं हो तो। मनी बिल पर उनको सहमति दे सकते हैं, और कैन नॉट रिटर्न, इसको रिटर्न नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अध्यादेश में भी हम लोग पता चल गया कि अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब संसद का दोनों सदन न चल रहा हो, और जैसे ही संसद की दोनों सदन की बैठक होती हैं, पुनर्गठन की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर इसको पास होना होगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 6 सप्ताह तक पुनर्गठन के बाद जीवित रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। थैंक यू।